दोस्तों नमस्कार। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा एडिटोरियल टाइम्स ऑफ इंडिया से है, जो कि आपके सामने है। प्लेन नॉट सिंपल। दरअसल एविएशन सेक्टर में भारत मैन्युफैक्चरिंग की ओर जो पहला कदम बढ़ाने जा रहा है उस पर आधारित है ये। चलिए हम देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर प्लेन लिखा है PLANE। आप जानते हैं कि एक हमारे पास एक और प्लेन है PLIN। ये प्लेन है, जो ऊपर जो प्लेन लिखा है वो एडजेक्टिव है, उसका अर्थ होता है सिंपल। ठीक है। अब इन्होंने प्लेन और जो प्लेन ये वाला प्लेन है और ये सिंपल है, अक्सर ये दोनों शब्द साथ साथ इनका प्रयोग होता है। इट इज जस्ट एज प्लेन एज दिस, इट इज प्लेन एंड सिंपल। यानी कि सरल है, सही सीधा साधा है और सरल है। नो कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व, यानी कि कोई भी इसमें जटिलता नहीं है इस प्लेन और सिंपल में। ठीक है। अब इन्होंने इस प्लेन के रूप में यहाँ पे जो प्लेन लिखा है, ये प्लेन हमारा कहाँ से है? ये एयरक्राफ्ट सेक्टर से है, एविएशन सेक्टर से है। AERO अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये एरोप्लेन बन जाएगा। AERO एरोप्लेन। तो अब इन्होंने जो बात की है, बात एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट की है, लेकिन ये आगे इन्होंने प्लेन का ऑपोजिट रखा है, प्लेन का विलोम रखा है, प्लेन नॉट सिंपल, यानी कि इतना सरल नहीं है। तो ये शब्दों से जब हम खेलते हैं तो इसको हम पन कहते हैं। PUN पन जो होता है वो उसे कहते हैं वर्ड प्ले। WORDPLAY वर्ड प्ले और पन, प्लेन जैसा ये है वैसे। ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट मेकिंग, यानी कि अपना, नेटिव। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? भारत का अपना। किसी भी देश का अपना, उनका अपना कुछ भी बनाएंगे वो तो इंडिजिनस कहलाएगा। हर देश का अलग अलग हो जाएगा। तो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट मेकिंग विल बी अ गेम चेंजर, यानी कि भारत का अपना जो एयरक्राफ्ट मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग होगी वो विल बी अ गेम चेंजर, वो खेल बदलने वाली होगी। इन्वेस्ट इन R&D, यानी कि ये एक तरह का इनका सुझाव कह लें या सलाह कह लें भारत सरकार को। इन्वेस्ट इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R फॉर रिसर्च एंड D फॉर डेवलपमेंट। इन्वेस्ट इन R&D नाउ, अभी R&D में इन्वेस्ट करिए। एंड लर्न बाय डूइंग, एंड गो अहेड एंड ट्रायल एंड एरर एक केस होता है ना, जैसे कि करते करते सीखते हैं, गलतियां करेंगे सीखेंगे, वैसे ही लर्न बाय डूइंग भी है। लर्न बाय डूइंग का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई नया एंटरप्राइज शुरू करते हैं तो हमें उसका अनुभव नहीं होता है। तो उसका अनुभव कैसे होगा? जब हम उस पर काम करेंगे। तो जब पहला हफ्ता बीता है, पहला दिन, पहला हफ्ता, पहला महीना, पहला साल, तो हमें कुछ धीरे धीरे वो क्या होता है, वो हमारे लिए लर्निंग फेज होता है, यानी कि हम सीखते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट मेकिंग विल बी अ गेम चेंजर, यानी कि अपना एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करना वो एक खेल बदलने वाला कदम होगा। इन्वेस्ट इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करिए अभी, नाउ, एंड लर्न बाय डूइंग, और करते करते सीखिए। आगे चलते हैं। इंडिया डेस्परेटली नीड्स एयरक्राफ्ट, जब कोई आदमी किसी भी, डेस्परेटली देखिए एडवर्ब है, इंडिया सब्जेक्ट है। इंडिया डेस्परेटली नीड्स एयरक्राफ्ट बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री, यानी कि भारत को नितांत आवश्यकता है किसकी? एयरक्राफ्ट की, यानी कि जो हमारे प्लेन हैं, एरोप्लेन हैं, हेलीकॉप्टर हैं, एयरक्राफ्ट हैं, इनकी, इन सब चीज़ों की। अब बहुत सिविलियन एंड मिलिट्री, यानी कि वो सिविलियन, यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, यहाँ से वहाँ आते जाते हैं, दिल्ली मुंबई, दिल्ली बेंगलोर, चेन्नई मुंबई, चेन्नई दिल्ली, ये जो डोमेस्टिक जो क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट है एयर स्पेस से, उसके लिए भी चाहिए, वो सिविलियन हो गया। मिलिट्री का मतलब जो होता है हमारी सेना के लिए चाहिए, नेवी के लिए, नेवी और ये इसके लिए एयरफोर्स के लिए। तो इंडिया डेस्परेटली नीड्स एयरक्राफ्ट बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री ऑन द डिफेंस फ्रंट, यानी कि रक्षा के मोर्चे पर। डिफेंस का मतलब देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला। ऑन द डिफेंस फ्रंट, रक्षा के मोर्चे पर, द कंट्रीज ड्विंडलिंग फाइटर जेट स्क्वाड्रंस हैव रेज्ड कंसर्न्स, यानी कि देश के जो खत्म होते हुए, ड्विंडलिंग कहते हैं कि डिक्लाइनिंग, लोअरिंग यानी कि कम होते हुए, यानी कि जिनकी संख्या घटती जा रही है। ड्विंडल होते हैं ना, जैसे अगर मान लो हमारे यहाँ, मान लो किसी समय में किसी क्लास में 50 बच्चे आया करते थे, अब धीरे धीरे उनकी संख्या घट के 15 हो गई है, तो हम कहेंगे द नंबर इज ड्विंडलिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ड्विंडलिंग, यानी कि संख्या जो बच्चों की है वो क्या हो रही है? ड्विंडल कर रही है, यानी घट रही है, डिक्लाइनिंग। तो ये कह रहा है कि ऑन द डिफेंस फ्रंट, रक्षा के मोर्चे पर, कंट्रीज ड्विंडलिंग फाइटर स्क्वाड्रंस, यानी कि जो फाइटर स्क्वाड्रंस है, जेट स्क्वाड्रंस है, हैव रेज्ड कंसर्न्स, यानी कि उन्होंने चिंता मतलब बढ़ा दी है। रेज्ड कंसर्न्स यानी कि उन्होंने चिंताएं बढ़ा दी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, संख्या घट रही है किसकी? फाइटर जेट स्क्वाड्रंस। इनकी क्या जरूरत पड़ती है? इनको हमारे भाई एयरफोर्स जो होता है, एयर डिफेंस हमारा स्ट्रेटजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
तो जल सेना, थल सेना, नभ सेना, तो तीनों के संयोग से ही तो हमारी सुरक्षा बनती है ना देश की। तो उनमें अगर कोई भी एक एस्पेक्ट हमारा कमजोर बनेगा तो फिर हमारे लिए खतरा है वो। तो वही कह रहे हैं कि कंट्रीज ड्विंडलिंग फाइटर जेट स्क्वाड्रंस हैव रेज्ड कंसर्न्स, यानी कि जो खत्म होते हुए जो फाइटर जेट स्क्वाड्रंस हैं, यानी कि संख्या जिनकी घट रही है, उन्होंने चिंता बढ़ा दी है। दैट्स वाई द एक्सपेक्टेड क्लियरेंस फॉर द परचेज ऑफ 114 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस अहेड ऑफ इमैनुअल मैक्रॉन्स अपकमिंग विजिट एज्यूम्स सेलियंस। अब देखो यहाँ पे सेलियंस लिखा है, SALIENCE, साइलेंस नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। ये सेलियंट फीचर्स जो होता है ना, जैसे किसी बुक के अंत में या किसी शुरुआत में लिखा होता है सेलियंट फीचर, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु, तो यहाँ पे उसी सेलियंट को नाउन बनाया है, CE जोड़ दिया है, सेलियंस। तो कह रहा है कि राफेल, दैट इज वाई ही द एक्सपेक्टेड क्लियरेंस फॉर द परचेज ऑफ 114 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस, यानी कि एक तो संख्या कम होती जा रही है, हमें डेस्परेटली रिक्वायरमेंट है किसकी, सिविलियन और मतलब मिलिट्री की, एयरक्राफ्ट की, एक बात हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं डिफेंस फ्रंट पे, यानी कि रक्षा मोर्चे पर हमारी जो संख्या खत्म हो रही है, यानी कि घटती जा रही है फाइटर जेट स्क्वाड्रंस की, उससे चिंता बढ़ गई है। तीसरा जो सेंटेंस है वो कह रहा है दैट्स वाई द एक्सपेक्टेड क्लियरेंस फॉर द परचेज ऑफ 114 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस अहेड ऑफ इमैनुअल मैक्रॉन्स अपकमिंग विजिट एज्यूम्स सेलियंस। ये तीसरा सेंटेंस है, इसी कारण, दैट इज वाई, इसी कारण अब द एक्सपेक्टेड क्लियरेंस फॉर द परचेज ऑफ 114 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस अहेड ऑफ इमैनुअल मैक्रॉन्स अपकमिंग विजिट एज्यूम्स साइलेंस। अब देखो इस सेंटेंस में यहां से लेके यहां तक में ध्यान देना, ये अज्यूम हमारी मेन वर्ब है, और ये यहां से लेके फ्रॉम फ्रांस, ये मेन जो हमारा जो क्लॉज हो गया सेंटेंस का, दैट इज वाई द एक्सपेक्टेड क्लियरेंस फॉर द परचेज ऑफ, यहां तक 114 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस, ये हमारा जो नॉन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। अब ये टाइम जो है अहेड ऑफ इमैनुअल मैक्रॉन्स अपकमिंग विजिट, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको यानी कि टाइम फ्रेज जो है वो हम जोड़ सकते हैं आगे पीछे इधर उधर, वो उन्होंने पहले ही जोड़ दी, तो वो ये है। तो मेरा कहने वाला भी इस सेंटेंस में हमारी वर्ब ये है, एज्यूम से सेलियंस है, एज्यूम से इंपॉर्टेंस है और सिग्निफिकेंस, ये अभिप्राय हुआ। नेक्स्ट, बट विल दैट बी स्मूथ फ्लाइंग, क्या वो स्मूथ फ्लाइंग होगी? जैसे स्मूथ सेलिंग होती है ना, स्मूथ सेलिंग जब पानी में जाते हैं हम, समुद्र के पानी में उतरते हैं तो हम कहते हैं विल दैट बी अ स्मूथ सेलिंग। अब चूंकि बात एविएशन सेक्टर की कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो शब्दों से खेलेगा, वो तो शब्दों का माहिर है, तो स्मूथ फ्लाइंग लिखा है वो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आपको जो स्किल आती है आप उसमें क्या कहते हैं, उसमें एक मतलब कुछ नयापन जोड़ते हैं, नयापन डालने की कोशिश करते हैं और एक चैलेंज पोज करते हैं उनके लिए जो लर्नर्स हैं। तो वो ठीक वैसे ही कह रहा है विल दैट बी अ स्मूथ फ्लाइंग, यानी कि विल दैट बी अ स्मूथ सेलिंग। अब चूंकि पानी की बात तो नेविगेशन सेक्टर की बात तो हो नहीं रही है, बात तो एविएशन सेक्टर की हो रही है, तो इन्होंने फ्लाइंग लिखा है, विल दैट बी अ स्मूथ फ्लाइंग, कि क्या एक सरलता से उड़ पाएंगे इस मामले में। देखिए, द अमेरिकन एक्विजिशन ऑफ फ्रेंच कंपोनेंट सप्लायर LMB एरोस्पेस could bring Rafale sales under US international traffic in arms regulations. This could potentially see sale of Rafale platforms with LMB components requiring a US waiver. The other plain fact, India has a massive civilian aircraft and order book of over 2000 planes over the next decade, but all of these have to be important. अब देखो मामला क्या है, मामला ये है कि यूएस के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो अभी थोड़ा सा डेलिकेट हैं। डेलिकेट का मतलब ये होता है नाजुक है, और फ्रांस कहाँ है, यूरोप में है। तो जो यूरोपियन क्या कहते हैं कि जो कंट्रीज हैं वो अभी डोनाल्ड ट्रंप से मुखालफत नहीं कर सकते, मतलब उसके विपरीत नहीं जा सकते। अगर किसी कारण से अभी, चूंकि हमारे यूएस के साथ संबंध अभी बहुत अच्छे नहीं हैं, मतलब ठीक हो रहे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है जब पहले की तरह जो फ्रेंडली जो रेपो था वो इस समय थोड़ा सा डाउन है। अच्छा, वो इस समय बात हो रही है टोटली प्योरली इंटरेस्ट पर, यानी कि आपके हित क्या है, हमारे हित क्या है, इस पर बात हो रही है। तो अगर मान लो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा अगर रुख बदल दें और इनको इमैनुअल मैक्रोन को कह दे कि नहीं है अभी कोई ऐसी डील मत करो भारत से, क्योंकि भारत की रक्षा को मजबूती मिलेगी, और अगर नहीं डील होगी तो भारत कमजोर रह जाएगा। तो भारत को कमजोर करना है तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे अभी तक। तो अगर मान लीजिए ये इमैनुअल मैक्रोन को उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा भी संकेत दे दिया कि अभी ये डील रोक दीजिए या इस पर थोड़ा सा विराम रखिए, तो भारत परेशान हो जाएगा। फिर वही बात कह रहा है कि द अमेरिकन एक्विजिशन ऑफ फ्रेंच कंपोनेंट सप्लायर LMB एरोस्पेस, यानी कि अमेरिका का एक्विजिशन क्या होता है, पाना होता है, एक्वायर करना होता है ना, एक्वायर करना जानते होंगे आप, एक्वायर से एक्विजिशन बना है। अमेरिकन एक्विजिशन ऑफ फ्रेंच कंपोनेंट सप्लायर LMB एरोस्पेस, दरअसल ये फ्रांस की एक कंपनी है, ये LMB एरोस्पेस
अब ये कंपोनेंट सप्लाई करती है, जैसा कि लिखा है कंपोनेंट सप्लाई करती है, और ये कहाँ देती है? अमेरिका में देती है। यानी कि फ्रांस जो है एलएमबी एरोस्पेस से कंपोनेंट लेता है, किसके लिए? अपने जो एयरक्राफ्ट अमेरिका बनाता है उनके लिए। अमेरिकन एक्विजिशन ऑफ फ्रेंच कंपोनेंट सप्लायर एलएमबी एरोस्पेस कुड ब्रिंग राफेल सेल्स अंडर यूएस इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस। यानी कि वो क्या कर सकती है कि वो राफेल सेल्स को यूएस के इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस के तहत ला सकती है। अगर उसके तहत ले आई और उसको अंडर कंसिडरेशन डाल दिया, यानी कि विचाराधीन डाल दिया, तो फिर मामला ठप हो गया हमारा। दिस कुड पोटेंशियली सी सेल ऑफ राफेल प्लेटफॉर्म्स विद एलएमबी कंपोनेंट्स रिक्वायरिंग ए यूएस वेवर। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें दिस कुड पोटेंशियली सी, संभावित रूप से, पोटेंशियल होता है ना पॉसिबिलिटीज, यानी कि दिस कुड पोटेंशियली सी सेल ऑफ राफेल प्लेटफॉर्म्स। राफेल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जो सेल है उसको देख सकता है विद एलएमबी कंपोनेंट्स, जिनमें एलएमबी कंपोनेंट्स लगे होंगे, रिक्वायरिंग अ यूएस वेवर। यूएस वेवर, वेवर कहते हैं एग्जामिशन को, एग्जामिशन समझते हैं, यानी कि अपवाद कह सकते हैं, एग्जामिशन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं या कोई बच्चा है स्कूल में पढ़ता है तो यूनिफॉर्म पहन के आना मैंडेटरी है उसके लिए, ठीक है। किसी स्थिति विशेष में अगर यूनिफॉर्म नहीं पहन के आता है बच्चा तो उसको कहीं यहाँ नहीं आ सकता है कुछ कारणों से, तो प्रिंसिपल के माध्यम से या कि स्कूल अथॉरिटीज के माध्यम से हम उसको लिए वेवर ले लेते हैं, एग्जामिशन ले सकते हैं कि भाई इस कारण से बच्चा नहीं आ पा रहा है स्कूल यूनिफॉर्म पहन के, किसी जो भी रीजन हो, तो उसको वेवर कह सकते हैं। वेवर का मतलब एग्जाम्पशन फ्रॉम रूल दैट मोस्ट पीपल और ऑल अदर पीपल फॉलो। जो नियम सबके लिए लागू है उससे उसका अपवाद बन जाना, और अपवाद के लिए ऑफिशियल परमिशन रखना, वो वेवर में आ गया। वेव करना जैसे होता है, लोन वेवर भी सुना होगा आपने, यानी कि लोन अगर लिया है तो उसको चुकाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर लोन वेवर मिल गया यानी कि अपवाद, यानी कि क्षमा मिल गई वहां से, तो इसका मतलब कि हमें नहीं देना पड़ेगा। तो क्षमा सबको तो दी नहीं जाती, किसी किसी कारण विशेष में दी जा सकती। तो वही कह रहा है कि दिस कुड पोटेंशियली सी सेल ऑफ राफेल प्लेटफॉर्म्स विद एलएमबी कंपोनेंट्स रिक्वायरिंग ए यूएस वेवर। इसमें यूएस वेवर की जरूरत पड़ेगी। द अदर प्लेन फैक्ट, दूसरा प्लेन फैक्ट, अब देखो यहाँ पे इन्होंने फिर वही लिखा है, हमने जो बताया था प्लेन फैक्ट, यहाँ पे लिखना चाहते हैं PLAIN, लेकिन इन्होंने लिखा क्या है PLAANE। ये भी पन है, समझ रहे हैं, पन का मतलब वर्ड प्ले है। अब ये बात चूंकि एडिटोरियल है, ये ऑर्डिनरी न्यूज रिपोर्ट तो है नहीं, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा इस तरह की बातों को रखा है इसमें, वरना यहाँ पे स्पेलिंग एरर को मतलब अमाउंट होती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स स्पेलिंग एरर। द अदर प्लेन फैक्ट मीन्स यू वांट टू से द अदर सिंपल फैक्ट। यहाँ पे प्लेन नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है तो हम इसको वर्ड प्ले मान सकते हैं और कुछ नहीं मानेंगे इसे। द अदर प्लेन फैक्ट, इंडिया हैज ए मैसिव सिविलियन एयरक्राफ्ट ऑर्डर बुक ऑफ ओवर 2000 प्लेन्स ओवर द नेक्स्ट डेकेड। अब देखो क्या कह रहा है कि भारत का एक मैसिव सिविलियन एयरक्राफ्ट ऑर्डर जो है, अदर प्लेन फैक्ट, इंडिया है जो मैसिव सिविलियन एयरक्राफ्ट ऑर्डर बुक, जो बुक कर रखा है आप ओवर 2000 प्लेन्स ओवर द नेक्स्ट डेकेड, यानी कि अगले दशक में। बट ऑल ऑफ दीज हैव टू बी इंपॉर्टेंट, और ये सारे के सारे कहाँ से आएंगे? बाहर से आएंगे। यानी कि 2000 प्लेन्स जो हमने जो ऑर्डर दे रखा है वो सारे कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्टेड है वो। सो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग केस है, यानी कि इसलिए आवश्यकता बड़ी है हमारी फॉर इंडिजिनस यानी कि नेटिव एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सिविलियन एंड मिलिट्री, सिविलियन और मिलिट्री दोनों में। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ईयर मार्क ₹12,511 crore टू सेटअप एन SPV फॉर डेवलपिंग अ रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि सरकार क्या कर, ईयर मार्क करना है। ईयर मार्क करना का मतलब कि जैसे हमने किसी फंड को या किसी चीज को मार्क कर दिया कि अब इसके लिए हम इसका प्रयोग हम उसमें करेंगे, तो डिसाइड कर दिया, यानी कि हमने तो मार्क कर देना या ईयर मार्क कर देना दोनों सिमिलर है। बस यहाँ पे फंड को लेकर अगर कह रहा है 12,511 करोड़, तो 12,511 करोड़ ये इन्होंने एक तरह से एलोकेशन अभी किया नहीं है, लेकिन ये एलोकेट करने का इरादा बनाया है। दे हैव मेड अप देयर माइंड टू एलोकेट दिस सम ऑफ मनी टू दिस पार्टिकुलर पर्पस, फॉर दिस पार्टिकुलर पर्पस, इस विशेष उद्देश्य के लिए उन्होंने इस पैसे को रखना चाहा है। तो ये कह रहा है कि सी देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस, सो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन both civilian and military. Government is planning to earmark ₹12,511 crore to set up an SPV for developing a regional transport aircraft, यानी कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको बनाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, विद द बल्क ऑफ द मनी गोइंग टुवर्ड्स सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा लिखा है ब्रीफली शॉर्ट में। विद द बल्क ऑफ द मनी यानी कि जो अधिकतर पैसा जो जाएगा, विद अ ग्रेट चंक ऑफ द मनी, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी विल गो टूवर्ड्स सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेशन में जाएगा, फिर टेस्टिंग में जाएगा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। अब देखिए ये एयरक्राफ्ट है, जैसे हमारे यहाँ मोटरसाइकिल बनती है तो उसका भी सर्टिफिकेशन होता है।
हमारे यहाँ गैस चूल्हे में जो लाइटर आता है उसका भी सर्टिफिकेशन होता है, गैस की जो पाइप लगती है स्टोव की उसका भी सर्टिफिकेशन होता है, ISI मार्का होता है ना, उसमें ISI मार्क लगता है। प्रेशर कुकर का सर्टिफिकेशन होता है। तो जब इन छोटी छोटी बातों का सर्टिफिकेट होता है, यानी कि इनमें हमें ऑफिशियल अप्रूवल लेनी होती है कि भाई सुरक्षित रहे लोगों के लिए, उनके लिए जानलेवा ना बने। तो अब ये प्लेन तो फ्लाइट जो है यानी कि एविएशन सेक्टर से जो एयरक्राफ्ट हैं तो इनकी सुरक्षा की तो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो लिहाजा सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और इस तरह के कई सारे स्टेप्स हैं, तब जाके एयरक्राफ्ट तैयार हो पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि अधिकतर पैसा किस में जाएगा, सर्टिफिकेशन में जाएगा। यानी कि पहले बनाएंगे, फिर सर्टिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो टेस्ट करने में देंगे, खर्च करेंगे कि सही बना है कि सही नहीं बना है। वही है सर्टिफिकेशन पार्टिकुलरली इज ए टेक्निकली चैलेंजिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। सर्टिफिकेशन एक पार्टिकुलरली विशेष रूप से टेक्निकली यानी कि तकनीकी रूप से चैलेंजिंग को क्या कहेंगे, चुनौतीपूर्ण, हाँ, चैलेंजिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस, चुनौतीपूर्ण और खर्चीली प्रक्रिया है क्या सर्टिफिकेशन, क्योंकि सर्टिफिकेशन में खर्च होगा ना, टेस्ट करेंगे तभी तो सर्टिफाई करेंगे। अब वो ऐसा तो है नहीं कि इधर से पैसा लिया उधर घूसखोरी करके उसको सर्टिफाई कर दिया और आगे जाके प्लेन क्रैश हो गया, तो वो तो होना नहीं है। सर्टिफिकेशन जो होगा वो जेन्युइन होगा। Certification particularly is a technically challenging and expensive process. Note that China domestically developed a civilian aircraft C919 that entered commercial service in 2023 still doesn't have certification from either European Union Aviation Safety Agency और US Federal Aviation Administration। अब देखो ध्यान दो कि जो सर्टिफिकेशन की जो एजेंसीज हैं वो इन्हीं के पास हैं, किनके पास, US और यूरोप के पास। तो अब सर्टिफिकेशन अगर हम बनाएंगे, अगर अपना नेटिव यानी कि इंडिजिनस अगर हम अपना एयरक्राफ्ट बनाते भी हैं तो सर्टिफिकेशन के लिए तो हमें जाना इन्हीं के पास पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इन्हीं के पास व्यवस्था है। भाई कोई और कर नहीं सकता अभी सर्टिफिकेट, उसके पास मतलब किसी के पास और व्यवस्था है नहीं उसको करने की। अब देखो चाइना ने क्या किया, चाइना के पास चाइना जो कमर्शियली जो फ्लाइट यूज़ कर रहा है यानी कि एविएशन जो एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहा है वो सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी यूज़ कर रहा है, क्योंकि चाइना को उनके पास जाना पड़ता है, इसलिए नहीं गया उनके पास। यहाँ से देखते हैं सर्टिफिकेशन पार्टिकुलरली इज ए टेक्निकली चैलेंजिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। नोट दैट चाइना इज डोमेस्टिकली डेवलप्ड सिविलियन एयरक्राफ्ट, यानी कि उनका जो डोमेस्टिकली यानी कि इंडिजिनसली डेवलप्ड सिविलियन एयरक्राफ्ट है C919 दैट एंटर्ड कमर्शियल सर्विस, जो कि कमर्शियल सर्विस में आ गया इन 2023 स्टिल डजंट हैव सर्टिफिकेशन, वो अब भी उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। 23 में तो आया है वो कमर्शियल सर्विस में और 26 चल रहा है, 2-3 साल में अब भी सर्टिफिकेशन उसने नहीं लिया फ्रॉम आइदर, कहीं से भी। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यहाँ से नहीं लिया, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी और US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से भी नहीं लिया। दिस मीन्स द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एयरलाइंस कांट इंडक्ट द प्लेन इनटू देयर फ्लीट, यानी कि जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एयरलाइंस यानी कि जो बड़ी मेजॉरिटी है, बहुलता है किसकी, एयरलाइंस की, दे कांट इंडक्ट इंक्लूड द प्लेन इनटू देयर फ्लीट, वो इसको जो है अपनी फ्लीट में यानी कि इस एयरक्राफ्ट को C919 को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्टिफाइड नहीं है। अब वास्ट मेजॉरिटी किसके लिए आया है, यानी कि अगर कमर्शियली ये बेचता है चाइना किसी दूसरे देश को तो वो इसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन नहीं है। अब सर्टिफिकेशन होने से होता क्या है, एक विश्वास बन जाता है, एक तरह का कह सकते हैं एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई सर्टिफाइड होकर आया है, यानी कि वहाँ पे टेस्टेड होकर आया है। तो वेरीफाइड, टेस्टेड, ये जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब हेलमेट लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, टेस्टेड लिखते हैं ना, ISI टेस्टेड, या ऐसा टेस्ट होता है तभी तो हेलमेट की जो होती है प्रासंगिकता वही तब तो काम करेगी ना। ऐसे छोटे मोटे प्लास्टिक का लगा के कवर रख चले तो वो हेलमेट नहीं मानेंगे ना उसको। आगे देखते हैं, बट द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया इज क्रिएटिंग द इकोसिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अब जो पहला चैलेंज यानी कि सबसे बड़ा चैलेंज चुनौती है भारत के लिए, क्रिएटिंग द इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम यहाँ नेचर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, प्लांट्स और एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो डिपेंड ऑन ईच अदर। यहाँ बात मैन्युफैक्चरिंग की हो रही है। अब ऐसे समझिए, जैसे आपने देखा होगा आपके शहर में जहाँ मोटरसाइकिल बनती है, यहाँ अधिकतर कई सारे मोटरसाइकिल की दुकानें होती हैं मोटरसाइकिल बनाने की, रिपेयरिंग की। तो वहाँ पे एक तो मोटरसाइकिल बना रहा होता है, एक कंपोनेंट बेच रहा होता है, वहाँ पे एक दूसरा टायर वाला भी होता है, फिर पॉलिश वाला भी होता है, पेंटिंग वाला भी होता है, सीट कवर बनाने वाला भी होता है। मतलब कुल मिला के every single thing that concerns repairing of that motorcycle is available, that facility is available there। हर वो चीज़ जो मोटरसाइकिल से जुड़ी हुई है फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी आपको, टायर से, ट्यूब से, उसकी तीलियों से, उसके क्या कहते हैं कि सीट कवर से, एक्सेसरीज हर तरह की वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो उसी को इकोसिस्टम कहते हैं, का मतलब ऑल अदर फैक्टर्स दैट डिपेंड ऑन ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर फॉर अ पार्टिकुलर कॉज, उसी को कहेंगे इकोसिस्टम।
तो बट द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया इज क्रिएटिंग द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यही हो गया है, मतलब जहाँ पे अगर ये मान लो अगर हम एविएशन सेक्टर की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोई मतलब खड़ा कर दें, कोई यूनिट बना दें केंद्र सरकार, तो अब यूनिट के आसपास भी और भी कई चीज़ें होनी चाहिए जो एयरक्राफ्ट से जुड़ी हुई चीज़ें ही बनाएं ताकि उनके काम आए, तब तो होगा ना ऐसा। क्रिएटिंग द इकोसिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग दिस रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सप्लायर्स, हजारों स्पेशलाइज्ड यानी विशेषज्ञ सप्लायर्स चाहिए फॉर एवरीथिंग फ्रॉम एवियोनिक्स टू लैंडिंग गियर, यानी कि एवियोनिक्स से जुड़े हुए और लैंडिंग गियर से जुड़े हुए, ये सारी चीज़ें चाहिए हजारों की संख्या में, यानी कि उन लोगों की सहायता चाहिए। देन कम्स द इंजन इशू, तब इशू आता है इंजन का। देन कम्स द इंजन इशू। इवन चाइनीज एयरक्राफ्ट डोंट हैव इंडिजिनस इंजन। अब देखो चाइना से तुलना कर रहे हैं क्योंकि चाइना भी धीरे धीरे बना रहा है अपने आप को, विकसित कर रहा है, तुरंत तो सब कुछ तो कर नहीं लिया उसने अमेरिका की तरह। तो इवन चाइनीज एयरक्राफ्ट डोंट हैव इंडिजिनस इंजन, यानी कि चाइना की एयरक्राफ्ट भी इंडिजिनस, यानी कि उनके अपने भारत मतलब उनके अपने चाइना के इंजन नहीं है, उनमें इंजन उनके इम्पोर्टेड है। बट वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, लेकिन हमें कहीं तो शुरुआत करनी होगी। एंड लर्निंग बाई डूइंग इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। भाई हम जो नहीं, जैसे मान लो अगर मुझे केमिस्ट्री नहीं आती या साइंस नहीं आती है, मुझे पढ़ना किसी कारण से अगर केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है तो मुझे पढ़ना पड़े, तो फिर कहीं तो शुरुआत करूंगा ना। फिर कुछ तो कोई एलिमेंट्स वगैरह पहले लर्न करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह, कोई भी मतलब कोई भी ऐसा अनजाना फील्ड, उसका जो बेसिक है, द मोस्ट बेसिक, द वेरी फर्स्ट स्टेप जो होगा कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा, वो शुरुआत होगी। तो बट वी हैव टू स्टार्ट समवेयर एंड लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। अदानी ग्रुप से रिसेंट एमओयू विद ब्राजील से एम्ब्रेयर टू सेट अप अ रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया इज ए गुड स्टेप। अब देखो ये जो हुआ है ना, ये इसी कारण ये बन के आया है, ये प्लेन नॉट सिंपल, यानी कि एडिटोरियल लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में मेक इन इंडिया चल रहा है, प्रधानमंत्री के दिमाग में, और मेक इन इंडिया जो चल रहा है तो वो कैसे साकार होगा, तो उसके लिए पहला स्टेप उन्होंने क्या किया कि कमर्शियली अदानी ग्रुप जो है उनका एमओयू हुआ है ब्राजील की एम्ब्रेयर से। ये एम्ब्रेयर क्या है, ये एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, यानी कि वो या तो सर्टिफाई करता है या तो मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके साथ इन्होंने एमओयू किया है, तो उसी पर आधारित है ये। और ये एमओयू होने के बाद ही ये एडिटोरियल बना है, मतलब उनके दिमाग में आया कि इस पर लिखना है। अदानी ग्रुप से रिसेंट एमओयू विद ब्राजील से एम्ब्रेयर टू सेट अप रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया इज ए गुड स्टेप, यानी कि ये एमओयू जो बनाया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ब्राजील से एम्ब्रेयर टू सेट अप अ रीजनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया इज ए गुड स्टेप, एक अच्छा कदम है। अ सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस will have obvious spillover benefits for the military and this may finally see us crack the engine riddle down the road. But GOI's regional aircraft SPV and boosted investments in R&D will be critical. अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे अदानी ग्रुप का जो एमओयू हुआ है एम्ब्रेयर के साथ, वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो एक अच्छा कदम है। सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस, यानी कि जो सिविलियन एयरक्राफ्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस होगा, विल हैव ऑब्वियस स्पिल ओवर बेनिफिट्स। स्पिल ओवर बेनिफिट्स क्या होता है, देखो जब कोई घटना घटती है तो वो घटना अपने आप में कहीं वैक्यूम में नहीं घटती, कि मतलब कोई घटना जब घटेगी तो वो जहाँ पे घटती है वहाँ के आसपास के कुछ लोग, मतलब जो फैक्टर्स हैं उनको प्रभावित करती है। मतलब कह सकते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ वन एरिया पोर ओवर अदर एरियाज, यानी कि एक एरिया में जो कुछ प्रभाव होते हैं वो दूसरे मतलब क्षेत्रों में भी फैल जाते हैं, उसको स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए बाजार में किसी की हत्या हो जाती है, गोली चल जाती है, तो आसपास के जो दुकानदार, वहाँ बाजार तो अभी तो चल रहा होता है, आसपास के दुकानदार क्या होते हैं, बंद करके भागने लगते हैं, तो अब उनका तो बेचारों का बिजनेस बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दुर्घटना हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, गोली चल गई। तो इसको कह सकते हैं कि अब उनका क्या रोल था, अब क्यों चले गए? वो चले गए डर के कारण कि वहाँ पे एक तो अगर हम क्या कहते हैं, मान लीजिए हम नुकसान में आ सकते हैं, हमको चोट लग सकती है, अगर मारपीट हो रही है आपस में तो हमको गोली लग सकती है, एक ये कारण है। दूसरा लीगल टैंगल है कि अगर मान लीजिए वहाँ रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो फिर उनसे सवाल जवाब और उनका कोर्ट में आना जाना उनका शुरू हो जाएगा। तो बस वही कह रहे हैं, इसी को स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं, यानी कि एक बात का जो असर होता है वो और दूसरे मामलों में फैल जाता है। तो स्पिल ओवर यहाँ पे नाउन बन गया है एक तरह का। तो है वह ऑब्वियस स्पिल ओवर बेनिफिट्स, यानी कि उसके कई सारे फायदे होंगे। ये बैड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगी तो उसका फायदा ही होगा, चूंकि रोजगार वगैरह बढ़ेगा। फॉर मिलिट्री एंड इज दिस फॉर द मिलिट्री, और इसके कुछ स्पिल ओवर बेनिफिट्स भी होंगे मिलिट्री के लिए, यानी कि मिलिट्री कंपोनेंट्स भी कुछ यहाँ पर बन जाएंगे। एंड दिस में फाइनली सी अस क्रैक द इंजन रिडिल डाउन द रोड। रिडिल देखो यहाँ लिखा है पजल, यानी कि पहेली, और दिस विल फाइनली हेल्प अस
एंड दिस में फाइनली सी एस क्रैक, और इसकी वजह से क्रैक हो सकता है यानी कि टूट सकता है इंजन निडल, यानी कि इंजन के पहली भी टूट सकती है, यानी कि भी हल हो सकती है डाउन द रोड आगे चलते चलते। बट GOI रीजनल एयरक्राफ्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीजनल एयरक्राफ्ट SPV एंड बूस्टेड इन्वेस्टमेंट्स इन R&D विल बी क्रिटिकल। लेकिन जो रीजनल एयरक्राफ्ट है SPV एंड बूस्टेड इन्वेस्टमेंट्स और जो इनकरेज इन्वेस्टमेंट्स हैं इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल बी क्रिटिकल, वो महत्वपूर्ण होगा। तो ये हमारा था आज का एडिटोरियल, प्लेन नॉट सिंपल। थैंक यू वेरी मच।